अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा एक एडिशनल टॉपिक है जो कि स्प्रिंग्स एंड कॉम्बिनेशन के मुतालिक है। इसमें बेटा आपके एम डी कैट वगैरह में सवाल आ जाता है। और दूसरा सेल्फ असेसमेंट में बेटा एक जो आपका सेल्फ असेसमेंट के दो सवाल आप दे रखे हैं इसी सेक्शन में आपकी बुक में, उसमें भी एक सवाल इससे रिलेटेड है। तो मैं सोचा कि चलें इसे समझाए तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब बेटे देखिए, स्प्रिंग्स को आप दो जनरल वेज में कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज़ और एक है पैरेलल। सीरीज़ ये है यानी कि एक स्प्रिंग उसके साथ दूसरा स्प्रिंग कनेक्ट किया। अच्छा, लाजमी नहीं कि ऑब्जेक्ट आप कनेक्ट करें, ये वैसे ही यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया कि अगर ये ऑसिलेट वगैरह करें, ठीक है बेटा, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। और ये पैरेलल है। पैरेलल से मुराद ये बेटा कि जो दोनों जो स्प्रिंग्स हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगे और दोनों के जो शुरुआती एंड्स हैं वो भी ज्वाइन होंगे और जो इस तरफ वाले जो राइट साइड के एंड्स हैं ये भी ज्वाइन होंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब हमने ये मालूम करना है इसमें कि देखें, लाजमी बात है कि अगर स्प्रिंग्स हैं तो इनकी स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं। जैसे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2, अच्छा ये 3 या 4 भी हो सकते हैं। तो हम ये मालूम करना चाहेंगे कि दोनों स्प्रिंग्स मिलकर अब यहाँ पे काम तो एक स्प्रिंग की तरह ही कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि लाजमी नहीं कि यहाँ पे एक स्प्रिंग मौजूद है, लेकिन एक स्प्रिंग की तरह ही एक्ट कर रहे हैं। तो वो जो एक स्प्रिंग जो कि यहाँ पे इन दोनों से बन रहा है, जिसे हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग का नाम दे सकते हैं, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, यानी कि दोनों मिलकर हमें कितना स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इन केस ऑफ सीरीज एंड इन केस ऑफ पैरेलल। अच्छा, यही चीज़ इस तरह की बेटा आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के चैप्टर में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में भी। जब हम कैपेसिटर्स को पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो वहाँ पे कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया जाता है सीरीज और पैरेलल में। इसी तरीके से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में बेटा हम रेजिस्टेंस वगैरह को रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल में। तो यहाँ पे जो फार्मूलाज बनेंगे सीरीज़ के लिए और पैरेलल के लिए, तो उनमें से किसी एक के बिल्कुल एनालॉगस होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ बाद में कि फार्मूलाज क्या बनेंगे और किसके एनालॉगस है, ताकि आपके लिए इनकी मदद से उन्हें या उनकी मदद से इनके फार्मूलाज भी याद रखना आसान रहे। अब ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है कि फ़र्ज़ करेंगे दो स्प्रिंग्स हैं जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं K1 K2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर नंबर 1A। अब ये बेटा फिगर नंबर 1A है जिसमें दो स्प्रिंग्स जो हैं यहाँ पे दिखा रखे हैं। अब लेट्स अज्यूम कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है K1 और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसे अज्यूम कर लें K2 है, ठीक है। अब इन पर एक फोर्स एक्ट करती है, ये मेन पोजीशन दिखा रखी है, फोर्स एक्ट करती है F, जो जिसकी वजह से स्प्रिंग स्ट्रेच होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट जो काज होता है, जो सेपरेशन आता है, इस सेपरेशन को हम डीफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि शक्ल में चेंज आई है तो जो डीफॉर्मेशन काज होती है एक्स काज हो जाती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले तो चंद एक छोटी छोटी चीज़ों का फैसला करना है कि रिलेशनशिप क्या है। देखें यहाँ पर जो सबसे पहले अगर इस एक्स की बात की जाए तो एक्स यहाँ पे नेट सेपरेशन है, वो जो नेट सेपरेशन होगी दोनों स्प्रिंग्स की इंडिविजुअल सेपरेशन के सम के बराबर होगी। यहाँ पे अगर आप देखें, ज़रा इस लाइन को देखिएगा, यहाँ पर इस लाइन को देखिएगा, ये वो सेपरेशन कह दें या वो एक्सटेंशन है जो कि स्प्रिंग नंबर 1 में आई है। और इससे बेटा मैंने थोड़ा सा टिल्टेड बनाया है, उसकी वजह आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसका ये एंड तो वहीं पे रहा है ऊपर नीचे, लेकिन इसका एंड यहाँ पर शिफ्ट हो गया क्योंकि ये वाला स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है इसकी वजह से। तो मैंने इसे थोड़ा सा डायगोनली यहाँ पर लेकर आया और इसे भी डायगोनली यहाँ पर लेकर आया, ताकि पता चले कि ये इसकी लेंथ पहले थी, ये उसी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला ग्रीन जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हुआ है। तो ग्रीन स्प्रिंग में स्ट्रेच जो आई है X2 की आई और इसमें X1 की आई। और एक चीज़ नोटिस करें कि अगर मैं इस वेक्टर को उठाऊं, यानी कि जो X1 का जो वेक्टर है यहाँ पे, या X1 की जो लेंथ है जो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर, उसे अगर मैं यहाँ से उठाऊं और यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली X1 और X2 बेटा X के बराबर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में भी। तो हम कह सकते हैं जो नेट यहाँ पे एक्सटेंशन आई है वो बराबर है X1 प्लस X2 के, जैसा कि मैंने इसे यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। और अब बेटा हमें मालूम है कि हुक्स लॉ के मुताबिक F बराबर KX के। अच्छा, ये F फोर्स के लिए लिखा गया, K यानी कि जो इक्विवेलेंट इनका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, क्योंकि दोनों मिलकर एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहे हैं। ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो x बराबर आएगा F/K के। x के लिए क्यों अरेंज किया, उसकी वजह बेटा क्योंकि हमारे पास नीचे जो रिलेशनशिप है वो x के लिए है, x=x1 + x2। तो हम उसे x और x1 और x2 को प्लेस करके हम के कांस्टेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप जो है मालूम कर पाएंगे कि इक्विवेलेंट कांस्टेंट किसके बराबर आएगा। अच्छा, अब बेटा जब ये दोनों सीरीज़ में हैं तो यहाँ पे जो भी आप फोर्स लगाएंगे दोनों पर ये फोर्स लगेगी, सेम ही लगेगी, फोर्स यहाँ पे डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब जितनी फोर्स इस पर लग रही है उतनी फोर्स इस पर लगेगी। इसके पीछे वजह ही है, देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखें जिस पे फोर्स F की लग रही है, अब जितनी इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स F लग रही है उसी कुव्वत से ये स्प्रिंग को खींच रहा है, तो इस स्प्रिंग पे फोर्स F लगेगी।
इस ग्रीन स्प्रिंग पे जितनी फोर्स लग रही है इसका हर टर्न दूसरे टर्न को एफ फोर्स से खींचेगा, क्योंकि उस पर अगर एफ की फोर्स लग रही है तो साइड वाले पे एफ की फोर्स लगाएगा, वो उस पर एफ की फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही सेम फोर्स एफ यहाँ पर एक्ट कर रही है और यही सेम फोर्स एक्ट यहाँ पे, बल्कि इसके हर हिस्से पे वही एक्ट कर रही है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बात करते हैं टेंशन स्ट्रिंग की, ये भी एक किस्म की टेंशन ही तो है कि किसी स्ट्रिंग की अगर आप एक सिरे पे कुआ लगाते हैं तो पूरी स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर जो टेंशन की वैल्यू होगी सेम होगी। तो चुनाचा इसके ऊपर ही फोर्स एफ की लग रही है, इस स्प्रिंग पे भी, और इस पर फोर्स एफ की लग रही है। तो चुनाचा पहले स्प्रिंग के लिए एफ बराबर आएगा K1 x1, तो x1 बराबर आएगा F/K2। दूसरे स्प्रिंग के लिए आएगा F = K2 x2। यहाँ पे F1 F2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फोर्स सेम है, तो x2 बराबर आएगा F/K2। अब यहाँ से जो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है यानी कि x = x1 + x2, उसमें x की वैल्यू भी पुट की, ये जो हमारे पास x की वैल्यू है, फिर x1 और x2 की वैल्यू भी पुट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की जगह पे आ गया F/K, यहाँ पे F/K1 F/K2। यहाँ से राइट साइड से f को कॉमन लिया, f में कैंसिल हो गया, तो आपके रिलेशनशिप आया 1/K = 1/K1 + 1/K2। यानी कि जो आपके पास ये जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आया है, ये इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स के रेसिप्रोकल का सम का रेसिप्रोकल होगा। मतलब ये है कि आप उन स्प्रिंग कांस्टेंट्स का रेसिप्रोकल करें, जैसे K1 का रेसिप्रोकल, ये K2 का, फिर उनको सम कर दें। सम करने के बाद आपके पास K नहीं आएगा बल्कि 1/K आएगा, तो K मालूम करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K इज रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, यानी कि जमा, सम यहाँ पे जमा रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स। और जब भी बेटा आप रेसिप्रोकल का सम करके रेसिप्रोकल करते हैं तो नतीजा जो आपके पास ऐड होने वाले हैं ना बेटा, यानी कि जो रेसिप्रोकल्स उनमें जो सबसे कम है उससे भी कम आएगा। तो इसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 3 स्प्रिंग्स या जितने भी स्प्रिंग्स को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट एज अ होल बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा, क्योंकि उसे खींचना आसान रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ये अहम पॉइंट है। द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट्स विल बी लेस देन द लीस्ट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऑफ कनेक्टेड स्प्रिंग, यानी कि जो कनेक्टेड स्प्रिंग्स हैं उनमें सबसे कम स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना बेटा उससे भी इक्विवेलेंट कम आएगा। और यही सेम फार्मूला जो है इसी फॉर्मेट में होगा कैपेसिटर्स इन सीरीज के लिए, इन सीरीज के लिए कैपेसिटर्स इन सीरीज के लिए भी फार्मूला उसमें कैपेसिटर सीरीज में होंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए बनेगा 1/C = 1/C1 + 1/C2। हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह से, जैसे कि मैंने कहा है कि ईद के बाद हम ऑनलाइन जो क्लासेस से दोबारा रिज्यूम करेंगे और लंबी मीटिंग्स रखेंगे ताकि हमारा काम आसानी से कंप्लीट हो। अब बेटा इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, देखें दो यहाँ पे स्प्रिंग्स दिखाए गए हैं, एक का कांस्टेंट 20 Nm/m, दूसरे का 30 Nm/m, दोनों को सीरीज़ के अंदर जोड़ा गया है। तो जो 1/K बराबर आएगा 1/K1 + 1/K2, 1/20 + 1/30। 20 और 30 का एलसीएम 60 आया, तो 20 का टेबल 60 को 3 टाइम्स, 30 का टेबल 60 को 2 टाइम्स, 3 + 2 5/60, 1/K = 5/60 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चीज़ आई है ये है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स आ गया है, लेकिन K नहीं आया। K को मालूम करने के लिए सम ऑफ रेसिप्रोकल का भी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो K आ जाएगा 60/5 यानी कि 12 Nm/m। अब अगर आप इस 12 Nm/m की वैल्यू को देखें तो यहाँ पर इन दोनों स्प्रिंग्स में सबसे कम कीमत इसकी है, और ये जो रिजल्ट जो आ रहा है इससे भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। ये बेटा ऊपर वैसे स्प्रिंग बना के रखे हुए थे ताकि कॉपी पेस्ट करके, ये बनाए थे ताकि कॉपी पेस्ट करके और डायग्राम्स बनाई जा सकें। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा अब इसमें क्या है कि दो स्प्रिंग्स हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास K1, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रखा है। अब इस पर एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से एक सेपरेशन या कह दें या डिफॉर्मेशन काज होती है जो कि x के बराबर है। अब यहाँ पर ये होगा बेटा कि देखें दोनों पैरेलल हैं, तो जितनी नेट डिस्प्ले जितनी आपके पास इन दोनों के में एक साथ सेपरेशन आएगी वही अलग अलग आएगी। सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे x की सेपरेशन है तो ये स्प्रिंग भी x के बराबर ही खींचेगा, ये स्प्रिंग भी x के बराबर ही खींचेगा, ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि x1 = x2 बराबर होगा बेटा किसके, x के। मैं यहाँ पे x लिखना भूल गया, ठीक है, x के बराबर हो जाएगा, ठीक। और अब यहाँ पर वहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास x जो था यानी कि सीरीज़ में x1 + x2 था, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स F लगाई जा रही है ये दो हिस्सों में बटेगी, क्योंकि दोनों जो आपके पास सेगमेंट्स हैं वो सेम नहीं बल्कि डिफरेंट हैं। तो फोर्स इनके ऊपर डिवाइड हो जाएगी, आपका इक्वली डिवाइड नहीं होगी, डिपेंड करेगा स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह क्या है। तो ये जो F है यहाँ पर F1 + F2 के बराबर होगी। F1 वो फोर्स है जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग K1 पे स्प्रिंग 1 पे लग रही है, F2 वो फोर्स है जो कि स्प्रिंग 2 पे लग रही है।
तो अब अगर इसका फार्मूला ड्राइव करना हो तो यहाँ पर हम एक्स की मदद से ड्राइव नहीं करेंगे बल्कि फोर्सेस की मदद से ड्राइव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एफ जो है F1 और F2 का सम है। अब हुक्स लॉ में मालूम है कि एफ बराबर है के एक्स के। अच्छा, यहाँ पे के जो है बेटा ये आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो एफ बराबर है F1 प्लस F2 के, और एक्स बराबर है x1 बराबर है x2 इजिकल टू एक्स के। तो यहाँ पे F1 बराबर आएगा K1x के, F2 बराबर आएगा K2x, x1 और x2 की जगह बेटा मैंने x लिखा। अब अगर आप देखें तो हमने क्या कहा था यहाँ पर कि F1 बराबर F बराबर F1 प्लस F2 की, तो F की जगह पर आ गया KX, यहाँ पर आ जाएगा K1x प्लस K2x, x राइट हैंड साइड से कॉमन आया, कैंसिल हो गया, तो K बराबर आएगा K1 प्लस K2। तो इसमें इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट सिंपली इनका सम होगा। इसमें एज अ होल स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। हम यूँ भी कह सकते हैं कि इन दोनों में से या जितने भी आपके पैरेलल में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं उनमें सबसे बड़े स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू से भी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है ना। तो ये था आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके ऊपर चलें, एग्जांपल मैं जल्दी से करवा देता हूँ, तस्वीर नहीं बनेगी इतनी जल्दी। ये पैरेलल है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर है। आप काफ़ी सारे कनेक्ट कर सकते हैं, चलें तीसरा भी लिख लेते हैं। तीसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो चलें 8 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, इन पैरेलल तो फिर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है कि इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि तीनों पैरेलल में है। ठीक है, अब डायग्राम बेटा लेकिन स्प्रिंग्स की सही नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए मैं बना नहीं रहा, इसलिए ऊपर मेहनत करके मैंने अलग से वो स्प्रिंग बना रखे हैं। तो अब उन्हें यहाँ पे लेकर आने में थोड़ी देर लग जाएगी, तो बस समझ आइएगा। के बराबर आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, 20 प्लस 10 प्लस 8, तो आपका रिजल्ट आएगा 38 न्यूटन पर मीटर। 38 न्यूटन पर मीटर। आप देख सकते हैं कि अब जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो आई है ये इंडिविजुअल में से जो बड़ी से बड़ी वैल्यू यानी कि 20 न्यूटन पर मीटर उससे भी ज़्यादा है। और ये सेम बेटा ये भी यानी कि कैपेसिटर्स को जिस तरीके से आप सीरीज़ में जोड़ सकते हैं वैसे पैरेलल में सेम इसी तरह का फार्मूला आएगा कैपेसिटर्स का पैरेलल के लिए। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके भेजता हूँ थोड़ी देर में।